हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद शबीर रज़ा बेटा आपके लिए लेके आया क्लास 10 की केमिस्ट्री। और क्लास 10 में केमिस्ट्री में जो पढ़ाया जा रहा बेटा लेसन 1 लेसन 2 कंप्लीट हो गया है। आज लेसन 3, इसके पहले लेसन 3 हम पढ़ा रहे थे और लेसन 3 का जो बचा हुआ पार्ट है आज इसमें कवर होगा और आज बेटा लेसन 3 कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से लेसन आपका जो है केमिस्ट्री जो क्लास 10 में चल रहा है बेटा वो लेसन 3 आज कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद एक लेसन और बचेगा, वो पढ़ाने के बाद केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी क्लास 10 की। ठीक है ना बेटा? तो ध्यान ये देना है, ये जो लेसन 3 चल रहा है धातु तथा अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल चल रहा है। तो इसमें हम बेटा आज की जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 9 है। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, हमारे चैनल पे आप जाइएगा STUDY007 पे जाइएगा, उसे प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें आपको 9, 10, 11, 12 सभी की वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी संबंधित जो भी वीडियो आपको देखना है वहां पे जाके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। ठीक है? और एक एक करके वीडियो डाली गई है, सीरियल वाइज से सब पढ़ा हुआ है, वहां पे जाके आप चेक कर लीजिएगा। STUDY007 और हमजिक वाले भी आप जाइएगा, हमजिक जो स्कूल का चैनल है हमजिक, इस पे जाइएगा, इस पे प्लेलिस्ट पे खोलिएगा, यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा स्कूल के संबंधित। ठीक है बेटा? तो मिलते हैं बेटा आपसे एक एक करके यहाँ पे, चलिए देख लिया जाए। तो बेटा आज की जो पहली हेडिंग है वो आपकी है धातुकर। धातुकर, देखिए बेटा धातुकर में क्या होता है कि जब हम पृथ्वी से खनिज निकालते हैं तो खनिज में बेटा क्या होता है कि अयस्क पाया जाता है और अयस्क में बहुत सारी मात्रा में क्या होती है अशुद्धियां होती है। ठीक है ना? तो उन्हीं अशुद्धियों को दूर करके जो शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, पूरी विधि जितनी भी विधि होती है उन सभी का विधि जो होता है वो धातुकर में कहलाता है। लेकिन ये परिभाषा किस तरह से बनती है ध्यान दें। कह रहा है कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण विधि को धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धातु कर्म कहते हैं। चलिए ध्यान दें, आप हेडिंग डालिए बेटा कि धातु कर्म क्या होता है। हेडिंग डालिएगा धातु कर्म, उसमें लिखिएगा कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण विधि को धातु कर्म कहते हैं। ठीक है बेटा? देखिए थोड़ा सा ये फास्ट रहेगा और समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट्स करिएगा। ये हो गया धातु कर्म क्या होता है। और इसमें पहली हेडिंग है धातु कर्म में, पहली हेडिंग लिख लेना है। धातु कर्म हो गया बेटा, धातु कर्म की पहली हेडिंग है सांद्रम। देखिए बेटा सांद्रण क्या होता है। कह रहे कि अयस्क में, देखिए जब हम पृथ्वी से खनिज निकालते, खनिज से अयस्क प्राप्त होता है। कह रहे कि अयस्क में बेटा कुछ ऐसी अशुद्धियां होती हैं जिनको हम पानी डालने के बाद भी क्या होता है, पानी डाल देते हैं तो क्या होता है अशुद्धियां क्या होती हैं हट जाती हैं और शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है ना? यानी पानी का फोर्स डाल के प्राप्त कर लिया जाता है। तो वही कह रहा है कि सांद्रण क्या होता है। अयस्क में उपस्थित अघुलनशील मतलब जो घुले ना। ठीक है ना? अयस्क में उपस्थित अघुलनशील अशुद्धियों को जिन भौतिक विधियों द्वारा निकालकर शुद्ध किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे सांद्रम कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? सांद्रम। ध्यान दें, आपको लिखना कैसे बेटा? हेडिंग डालिएगा सांद्रम, उसमें लिखिएगा कि अयस्क में उपस्थित अघुलनशील अशुद्धियों को जिन भौतिक विधियों द्वारा किस विधि द्वारा बेटा? भौतिक विधि द्वारा, जिन भौतिक विधियों द्वारा निकाल कर शुद्ध किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। हेडिंग डालिएगा सांद्रण, उसमें लिखिएगा कि अयस्क में उपस्थित अघुलनशील अशुद्धियों को जिन भौतिक विधियों द्वारा निकाल कर शुद्ध किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। ठीक बेटा? मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। क्लियर हो गया? सांद्रण हो गया बेटा। तो आपका यहाँ पे
नेक्स्ट हेडिंग है बेटा भर्जन। भर्जन क्या होता है? देखिए बेटा भर्जन क्या होता है कि जो हमको अयस्क मिलता है उसमें सल्फाइड की अशुद्धियां होती है, उसमें कार्बोनेट की अशुद्धियां होती है, उसमें अन्य पदार्थों की अशुद्धियां होती है, ठीक है ना। तो एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पे भर्जन क्या होता है कि भर्जन नाम क्यों पड़ा और भर्जन क्या होता है, ठीक है ना। सल्फाइड अयस्क, इसका मतलब क्या? सल्फाइड अयस्क यानी अयस्क में सल्फाइड की अशुद्धियां पाई जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं? सल्फाइड अयस्क। कह रहे कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कह रहे सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर जब गर्म किया जाता है, इसमें बेटा उच्च ताप पर जब गर्म किया जाता है तो यह धातु ऑक्साइड बना देता है, यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसमें धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को बेटा भर्जन कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? भर्जन। फिर से ध्यान दें, हेडिंग डालिएगा भर्जन, उसमें लिखिएगा कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर जब गर्म किया जाता है तो यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस विधि को भर्जन कहा जाता है, इस विधि को भर्जन कहा जाता है। और एग्जांपल में आप लिख जाइएगा ZnS ऑक्सीजन की उपस्थिति दर्शा दी है और बन रहा है क्या? धातु ऑक्साइड यानी ZnO बनेगा, उसके बाद SO2 बनेगा, ठीक है ना। और यहां पे हो जाएगा 23 पास, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक बेटा। इसको आप एग्जांपल में डाल दीजिएगा और यहां पे नोट लिखिएगा, ये एग्जांपल लिख जाइएगा, उसमें नोट में लिखना है कि जिन धातुओं में, इसे लिखिएगा कि जिन अयस्क में सल्फाइड की अशुद्धियां पाई जाती हैं उनका निष्कर्षण, क्या चीज? उनका निष्कर्षण भर्जन विधि द्वारा किया जाता है। नोट में आप लिखिएगा कि जिन धातुओं या जिन अयस्क में सल्फाइड की अशुद्धियां पाई जाती है, किसकी? सल्फाइड की अशुद्धियां पाई जाती हैं, उनका निष्कर्षण भर्जन विधि द्वारा किया जाता है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग में। भर्जन क्लियर हो गया बेटा ना। भर्जन के बाद देखते हैं हम निस्तापन। दो नंबर में आते हैं ये सब। भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, प्रगलन क्या होता है, ये सब आते हैं दो नंबर में। ये आपका साधन चल रहा है, धातु का चल रहा है, ठीक बेटा। अब देखिए अगली हेडिंग है आपकी निस्तापन। देखिए निस्तापन क्या होता है? सेम वही है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि वहां पे सल्फाइड अयस्क था, यहाँ पे कार्बोनेट अयस्क रहेगा। कौन सा? कार्बोनेट अयस्क। और वहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति थी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ठीक है ना। कह रहे कि कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वहां पे उपस्थिति थी और यहाँ पे क्या है? अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। कह रहे कि कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर जब गर्म किया जाता है तो धातु ऑक्साइड बना लेता है। तो यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? वो भी वैसे परिवर्तित हुआ था, ये धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस विधि को निस्तापन, क्लियर हो गया? ध्यान दें फिर से। कह रहे कि कार्बोनेट अयस्क को, हेडिंग डालिएगा आप लोग निस्तापन, उसमें लिखिएगा कि कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर जब गर्म किया जाता है तो धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस विधि को निस्तापन कहते हैं।
इस विधि को निस्तापन कहते हैं। और इसका एग्जांपल लीजिएगा आप लोग। एग्जांपल बेटा है कार्बोनेट अयस्क, यानी कार्बोनेट का मतलब क्या होता है कि CO3 होगा, जो भी अयस्क रहेगा, जो भी मेटल रहेगा उसके साथ कार्बोनेट का होना अनिवार्य है, तभी तो कार्बोनेट होगा ना। तो ZnCO3 केवल क्या करें कि गर्म कर दिया जाता है, हीट कर दो इसको, ठीक है ना, हीट कर दिया इसको तो ये बना लेता है, क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड। देखो धातु ऑक्साइड ना, धातु ऑक्साइड यानी धातु के साथ ऑक्सीजन का होना धातु ऑक्साइड कहलाता है। और उसके बाद क्या बनता है बेटा आपका CO2 बनता है। कोई दिक्कत, ये आप एग्जांपल लिखिएगा और इसमें भी नोट लिखिएगा, हेडिंग डाल के नोट लिखिएगा कि जिन अयस्क में या जिन धातुओं में कार्बोनेट की अशुद्धियां पाई जाती हैं उनका निष्कर्षण निस्तापन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक बेटा, आपकी नोट्स जो बेटा चेक होने वाली है स्कूल में मंगवाई जाएगी। जितने भी लोग लिंकेड है हमारे व्हाट्सएप चैनल से, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, सबसे क्या होगा कि आपको मेल किया जाएगा या आपके पास मैसेज किया जाएगा और सभी के नोट्स स्कूल में मंगवा के चेक की जाएगी। हमने उस दिन आपको एक थोड़ा से हिंट भी दिया था आपको एक एप्लीकेशन के जरिए। ठीक बेटा, तो ध्यान देना आप लोग, इसको लिखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। ये क्लियर हो गया। अब निस्तापन के बाद आता है आपका प्रगलन। अगली हेडिंग देख लिया जाए, प्रगलन क्या होता है। प्रगलन, प्रगलन क्या होता है कि अयस्क को गालक पदार्थ, गालक पदार्थ कौन सा होता है बेटा, जो गल जाता है। अयस्क को गालक पदार्थ के साथ मिलाकर, अयस्क को गालक पदार्थ के साथ मिलाकर उच्च ताप पर जब गर्म किया जाता है, उच्च ताप पर जब गर्म किया जाता है, किस ताप पर बेटा, उच्च ताप पर। कह रहे कि अयस्क को गालक पदार्थ के साथ मिलाकर उच्च ताप पर जब गर्म किया जाता है तो गालक पदार्थ, याद रखिएगा, तो गालक पदार्थ और अशुद्धियां, गालक पदार्थ और अशुद्धियां धातुमल बनकर, क्या बनकर बेटा, धातुमल, धातुमल। धातुमल का मतलब क्या होता है, धातु से, धातु मल से होता है मैल या गंदगी, यानी धातु की गंदगी। ठीक है ना, कह रहे कि गालक पदार्थ अशुद्धियों के साथ मिलकर धातुमल बनकर ऊपर तैरने लगती है। कहां तैरने लगती है, ऊपर तैरने लगती है तथा शुद्ध धातु नीचे एकत्र हो जाती है। तथा शुद्ध धातु क्या होती है, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती है। कौन सी धातु बेटा, शुद्ध धातु, शुद्ध धातु नीचे एकत्र हो जाती है। और इस विधि को क्या कहा जाता है बेटा, प्रगलन कहा जाता है, प्रगलन। ठीक है ना। अब देखिए, समझ नहीं आया, फिर से देख लिया, आ जाएगा समझ में। तो ध्यान ये देना है, हेडिंग डालिएगा प्रगलन, उसमें लिखिएगा कि अयस्क को गालक पदार्थ के साथ उच्च ताप पर जब गर्म किया जाता है तो गालक पदार्थ तथा अशुद्धियां धातुमल बनकर, गालक पदार्थ अशुद्धियों के साथ, यहां लिखिएगा बेटा, गालक पदार्थ अशुद्धियों के साथ मिलकर धातुमल बनकर ऊपर तैरने लगती है तथा शुद्ध धातु नीचे एकत्र हो जाती है। और इस विधि को हम प्रगलन कहते हैं। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट हेडिंग में। तो बेटा यहां पे आपका प्रगलन समझ में आ गया, एक बार और समझा दें, चलिए एक बार और समझ लीजिए। कह रहे कि अयस्क को गालक पदार्थ के साथ मिलाकर जब गर्म किया जाता है, किस ताप पर, उच्च ताप पर। अयस्क को गालक पदार्थ के साथ मिलाकर उच्च ताप पर जब गर्म किया जाता है तो गालक पदार्थ अशुद्धियों के साथ धातुमल बनकर ऊपर तैरने लगती है तथा शुद्ध धातु नीचे एकत्र हो जाती है। और इस विधि को हम प्रगलन कहते हैं। ठीक है ना। होता क्या बेटा कि जो ये अशुद्धियां इसको छान के निकाल लिया जाता है और जो नीचे एकत्र रहती है शुद्ध धातु से निकाल लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, हमको मिल जाता है। ठीक है ना। तो आप वहां तक लिख जाइएगा, कहां तक, प्रगलन तक। तो प्रगलन की परिभाषा हो गई। अब मिलते हैं आपका शोधन क्या होता है। अगली हेडिंग है बेटा आपकी शोधन।
तो शोधन क्या होता है, कह रहे कि निष्कर्षित धातु से, निष्कर्षित धातु, अभी बता रहे क्या है। अब देखिए निष्कर्षित धातु का मतलब क्या होता है बेटा कि एकदम लास्ट में ये बनता है, एकदम लास्ट के एक स्टेप पहले ये बनता है निष्कर्षित धातु। मतलब जैसे कि हमने प्राप्त किया था ZNO, ये मिल गया था हमको, है ना, ये आपका निष्कर्षित धातु है, ठीक है ना। अब निष्कर्षित धातु में ये तो अभी तो अशुद्धि है ना, अभी इस ऑक्सीजन को खत्म करना है, तो यहां तक जो है वही क्या निष्कर्षित धातु है, ठीक है ना। और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, Zn बचेगा। अब Zn जो हो जाएगा ये शुद्ध धातु हो जाएगी, ठीक है ना। निष्कर्षित समझ आ गया ना, तो ध्यान देना ये बेटा यहाँ पे कह रहे कि निष्कर्षित धातु से, निष्कर्षित धातु से शुद्ध धातु, निष्कर्षित धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है, शोधन कहा जाता है, शोधन, ठीक है। एक बार देख लीजिए, शोधन हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा ये 5 है, 5 या 6 जो भी है, शोधन हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा निष्कर्षित धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को शोधन कहते हैं, ठीक है ना। अब मिलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, वो एक स्ट्रक्चर के माध्यम से है, और स्ट्रक्चर जब बना देंगे तब नहीं समझ आएगा, लेकिन जब हम पढ़ाते रहेंगे उस पे तब समझ में आता रहेगा। इसके पहले बेटा हमने पढ़ाया था आपको सक्रियता की श्रेणी, आपको याद होगा सक्रियता की श्रेणी में क्या था कि अधिक क्रियाशील वाले तत्व, कम क्रियाशील वाले तत्व। अब कोई अमीर है कोई गरीब है तो कोई बीच में भी तो होगा, जो अमीर भी होगा जो गरीब भी होगा, है ना। यानी अधिक क्रियाशील वाले तत्व, कम क्रियाशील वाले तत्व, उनके बीच में जो होते हैं वो मध्यम क्रियाशील वाले तत्व है, ठीक ना। तो सक्रियता की श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है, अधिक क्रियाशील वाले तत्व, कम क्रियाशील वाले तत्व, बीच वाले को मध्यम क्रियाशील वाले तत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना है सक्रियता की श्रेणी, सक्रियता की श्रेणी क्या थी बेटा, सक्रियता की श्रेणी, सक्रियता की श्रेणी क्या थी, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा था बेटा, पोटेशियम, फिर कौन सा था, सोडियम, फिर कौन सा था, कैल्शियम, फिर कौन सा था, मैग्नीशियम, फिर कौन सा था, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या था, जिंक, फिर क्या था, आयरन, फिर क्या था, लेड, फिर क्या था, कॉपर, फिर क्या था, मरकरी, फिर क्या था, सिल्वर, फिर क्या था, गोल्ड, फिर क्या था, प्लेटिनम, फिर क्या था, इसी तरह से चलता है, ठीक है ना। तो ध्यान ये देना बेटा, हमने कहा था कुछ अधिक क्रियाशील वाले तत्व होते हैं, कुछ कम क्रियाशील वाले तत्व होते हैं, अब कुछ मध्यम में होते हैं जो मध्यम क्रियाशील वाले तत्व होते हैं। तो 3 भागों में बांटा गया था ना, याद रखिएगा। और इसका जो संकेत होता है बेटा इस तरह से, सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, क्लियर। और उसके बाद क्या है, जिंक, ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, इस तरह से। कोई दिक्कत बेटा, जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा, मुझे कलर वाली चौक चाहिए थी जो कि यहाँ पे है नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मिलेगी। चलिए ध्यान दें, हमने क्या किया बेटा कि अधिक क्रियाशील वाले तत्व, कम क्रियाशील वाले तत्व और मध्यम क्रियाशील वाले तत्व। ये अधिक और कम मध्यम क्या होता है, अधिक क्रियाशील वाले तत्व को क्या होता है बेटा कि ये जैसे किसी तत्व के साथ ज्यादा तुरंत क्रिया कर लेते हैं, ये अधिक क्रियाशील वाले तत्व होते हैं। और कम क्रियाशील वाले तत्व क्या होते हैं, अस्कती होते हैं, वो किसी के पास जाते नहीं है, ना ही कोई उनसे क्रिया करता है, बैठे रहते हैं, साथ रहते हैं। और मध्यम क्रियाशील वाले तत्व कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, ठीक है ना। कभी इस वाले तत्व के साथ करते हैं, कभी इस वाले तत्व के साथ करते हैं, तो मध्यम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये बेटा ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला कहां तक, एल्यूमिनियम तक, ये आपका अधिक क्रियाशील वाले तत्व में रखा गया है। इसमें बेटा अधिक क्रियाशील वाले तत्व, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील वाले तत्व है ये आपका क्या बेटा, ये मध्यम क्रियाशील वाले तत्व हैं। कौन से बेटा, मध्यम,
मध्यम क्रियाशील वाले तत्व, ठीक है ना। और ये वाला जो होता है बेटा आपका कम क्रियाशील वाले। कभी प्रकृति में बेटा क्या हो जाती है, अकेले लगभग पाई जाती है। हमने पढ़ाया था ना, ये कौन से होता है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले होते हैं, ठीक है ना। या कहते हैं अधिक, सॉरी कम क्रिया, ठीक है ना बेटा। अधिक क्रियाशील वाले तत्व, मध्यम क्रियाशील वाले तत्व, कम क्रियाशील वाले तत्व। अब याद रखकर क्यों बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, जब कभी भी अयस्क में एक अयस्क है और अयस्क के साथ अगर से सोडियम रहता है या पोटेशियम रहता है, सोडियम रहता है, पोटेशियम रहता है, ठीक है बेटा। ये सोडियम होता है, ये पोटेशियम होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये रहते हैं, तो इनको प्राप्त किया जाता है। यानी अयस्क में बेटा अशुद्धियां रहती है ना, तो अयस्क में जो शुद्ध धातु रहती है, मान लीजिए इसके रूप में रहती है, किसके रूप में रहती है, इसके रूप में रहती है जो धातु अयस्क में, ये क्या है, शुद्ध धातु होती है, ठीक है ना। मान लीजिए अयस्क में ये भी जो धातु पाई ये भी शुद्ध रहेगी, अयस्क में ये वाली धातु क्या होगी, शुद्ध होगी, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि ये वाला जो जहां भी ये मिलेगा, जैसे NaCl से, जैसे यहाँ पे दे दिया NaCl से Na का प्राप्त कीजिए, NaCl से Na को प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो Cl क्या है, ये अशुद्धियां हैं इसके लिए, ठीक है ना। हमको प्राप्त क्या करना है, Na। तो इसके लिए प्राप्त करने के लिए विधि आती है और उसी विधि को हम समझाना चाह रहे थे आपसे, ठीक है ना। अधिक क्रियाशील वाले तत्व को प्राप्त करने के लिए वैद्युत अपघटन विधि का यूज करते हैं। किस विधि का बेटा, वैद्युत अपघटन, याद रखिएगा, वैद्युत अपघटन। कह रहा है कि अधिक क्रियाशील वाले तत्व को प्राप्त करने के लिए वैद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और कम क्रियाशील वाले तत्व को प्राप्त करने के लिए ये मध्यम क्रियाशील वाले तत्व को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे दो विधि यूज होती है, ध्यान दीजिएगा। दो विधि कैसे बेटा यूज होती है, हमने कहा ना कि कुछ कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं, कभी इधर कब जाते हैं कभी उधर कब जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें बेटा दो अशुद्धियां पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है सल्फाइड की अशुद्धियां, दूसरी पाई जाती है कार्बोनेट की अशुद्धियां। एक पाई जाती है बेटा सल्फाइड की अशुद्धियां, एक पाई जाती है कार्बोनेट की अशुद्धियां। यानी कार्बोनेट की अशुद्धियां आपको बोले तो CO3 की अशुद्धियां, ये आपका कार्बोनेट होता है। सल्फाइड बोले तो S। इसमें अशुद्धियां कौन सी पाई जाती है बेटा, एक तो कार्बोनेट की अशुद्धियां पाई जाती है, दूसरी तीसरी सल्फाइड की अशुद्धियां पाई जाती है। और हमने अभी जस्ट पढ़ाया है कि जिसमें कार्बोनेट की अशुद्धियां पाई जाती हैं उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं, निस्तापन विधि द्वारा किया जाता है। कैसे करते हैं बेटा, निस्तापन विधि द्वारा करते हैं, पढ़ाए ना निस्तापन। तो इसका हमको ये वाली धातु प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, निस्तापन विधि का, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसी में से कोई धातु जिसमें सल्फाइड की अशुद्धियां पाई गई है, तो जिसमें सल्फाइड की अशुद्धियां पाई जाती हैं उनका निष्कर्षण किस विधि से करते हैं बेटा, अभी हमने पढ़ाया था ना, भर्जन विधि द्वारा करते हैं। किस विधि से, भर्जन विधि द्वारा करते हैं, क्लियर। अब देखिए, निस्तापन से जो धातु प्राप्त होगी या भर्जन से जो धातु प्राप्त होगी उसमें कौन सी क्या बनाता है, ये बनाता है धातु ऑक्साइड। अभी हमने पढ़ाया था ना कि जो इससे प्राप्त होगी धातु, जो इससे प्राप्त होगी धातु, वो क्या कहलाएगी बेटा, वो कहलाती है धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। अब याद रखिएगा, ये जो धातु ऑक्साइड है ये शुद्ध धातु तो है नहीं, इसमें धातु है और ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड को दूर करना है। तो ऑक्साइड को दूर करने के लिए बेटा इसमें 3 अपचायक कार्य करते हैं। इसकी क्रिया कराई जाती है किससे किससे, एक हाइड्रोजन से, दूसरी कार्बन से, तीसरी कार्बन मोनोऑक्साइड से। हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये बेटा क्या होता है, तीनों में से किसी एक से कराना है इसकी क्रिया। जो धातु ऑक्साइड बनेगा उसकी क्रिया चाहे हाइड्रोजन से कराना है, चाहे कार्बन से कराना है, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड से। ये क्या होता है बेटा आपका, ये अपचायक होता है, यानी अपचयन करने पर ऐसे लिखा जाता है। ये क्या होता है बेटा आपका अपचायक, ये क्या होता है, अपचायक होता है, क्लियर। अब जब इससे क्रिया करा देंगे उसके बाद हमको प्राप्त हो जाएगी कौन सी धातु, उसके बाद जो धातु प्राप्त होगी वो बेटा शुद्ध धातु। कौन सी धातु, शुद्ध धातु।
शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया ना आपने, तो शुद्ध धातु हमको प्राप्त हो गई। क्लियर? अब देखिए यहां पे भी देख लीजिए, जब वैद्युत अपघटन करते हैं ना, तो वैद्युत अपघटन के बाद भी बेटा क्या प्राप्त होती है हमको? शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। इसके तुरंत बाद क्या होती है? हमको शुद्ध धातु मिल जाती है। कौन सी धातु? शुद्ध धातु। हमको कौन सी धातु मिल गई बेटा? शुद्ध धातु मिल गई तुरंत इसमें, ठीक है ना? तो ये आ गया, शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया, ये शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया। अब बचे कौन सा है? अब यही तो बचा है, अब ये बचा ना, यानी कम क्रियाशील वाले तत्व। कम क्रियाशील वाले तत्व विशेष गति होती है, इनके साथ केवल ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। तो ऑक्साइड के लिए क्या करता है? केवल गर्म कर दिया जाता है। केवल क्या किया जाता है बेटा? गर्म किया जाता है। याद रखिएगा, देखिए यहां पे याद रखना है ये कि कम क्रियाशील वाले तत्व को प्राप्त करने के लिए केवल भर्जन विधि का उपयोग करते हैं। किसका? क्योंकि इसमें बेटा सल्फाइड की अशुद्धियां पाई जाती हैं। जितने भी मिलेंगे सब में कौन सी अशुद्धियां पाई जाएगी? सल्फाइड की। कौन सी अशुद्धियां बेटा? इसमें केवल किसकी अशुद्धियां पाई जाएंगी? सल्फाइड की। और जिसमें भी सल्फाइड की अशुद्धियां पाई जाती हैं उनका किस विधि से यूज करते हैं? इनमें यूज होता है बेटा भर्जन विधि। कौन सी विधि यूज होती है? भर्जन विधि। पढ़ाए ना? जिसमें भी सल्फाइड मिलेगा उसका उपयोग करेंगे कौन सा विधि का? भर्जन का। इसमें भर्जन विधि का यूज कर लिया। और जब भर्जन विधि से यूज करते हैं उसके बाद क्या प्राप्त होता है बेटा? उसके बाद प्राप्त हो जाएगा धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। या धातु ऑक्साइड बना दो, या डायरेक्ट यहां पे इनको भर्जन विधि से कौन सी धातु प्राप्त हो जाएगी बेटा? तुरंत क्या प्राप्त हो जाएगी? शुद्ध धातु। शुद्ध धातु। क्लियर हो रहा है ना? हाँ, चलिए अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। देखिए भर्जन है ना, भर्जन के बाद धातु ऑक्साइड बनेगा। धातु ऑक्साइड से धातु अलग हो जाएगा और शुद्ध धातु अलग हो जाएगा, ऑक्साइड अलग हो जाएगा, ठीक है ना? ये तो भर्जन के बाद तुरंत ये गर्म, जैसे गर्म करते हैं तो ऑक्साइड अलग हो जाता है, ठीक है ना? ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, बढ़िया से बना लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसको रफ कर दे रहे हैं बेटा। ये क्लियर हो गया ना? समझ आ गया ना? अब जब ये समझ में आ गया है, एक बार और देख लीजिए। कह रहा है कि अधिक क्रियाशील वाले तत्व को प्राप्त करने के लिए वैद्युत अपघटन विधि का यूज करते हैं, और मध्यम क्रियाशील वाले तत्व को प्राप्त करने के लिए दो विधि यूज होती है, एक निस्तापन, दूसरी भर्जन। निस्तापन कब यूज होगी? जब उसमें कार्बोनेट की अशुद्धियां होगी। भर्जन कब यूज होगी? जब उसमें सल्फाइड की अशुद्धियां होंगी, ठीक है ना? इनसे क्या प्राप्त होगा? धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा। धातु ऑक्साइड की क्रिया किससे करेंगे? अपचायक से। अपचायक कौन है? हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद कम क्रियाशील वाले तत्व को प्राप्त करने के लिए या धातु को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? केवल इसमें सल्फाइड की अशुद्धियां पाई जाती हैं, और जहां सल्फाइड की अशुद्धियां पाई जाती है उसको हम भर्जन विधि से करते हैं। भर्जन विधि धातु ऑक्साइड बनाता है, धातु ऑक्साइड से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हेडिंग में। और नेक्स्ट हेडिंग आपकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ध्यान दें। इंपॉर्टेंट तो बेटा सभी है, अगर पढ़ाई तो आज समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कर दिया करिए। चलिए तो अगली हेडिंग है बेटा H2S। ये क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसे हम सिनाबार कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनाबार। सिनाबार बेटा एग्जाम में आता है 2 नंबर का। कह रहा है कि H2S से, नहीं सॉरी गलत हो गया बेटा, यहां पे HGS रहेगा। HGS क्या रहेगा बेटा? HGS रहेगा, ठीक है ना? ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है बेटा, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये और ये Hg कहां पे था आपका? Hg यहां पे था ना बेटा, यानी कम क्रियाशील वाले में था ना, याद है ना? और कम क्रियाशील वाले केवल भर्जन विधि का यूज होता है ना, तो ध्यान दें, अभी बता रहे हैं। कह रहा है HGS यानी सिनाबार से Hg का निर्माण। अब देखिए कह रहा है कि HGS, इसमें अशुद्धियां कौन है बेटा? सल्फाइड अशुद्धि ना। शुद्ध धातु कौन सी है आपकी? शुद्ध धातु कौन सी है? Hg, पारा, मरकरी जिसे कहते हैं। कह रहा है कि HGS से Hg का निर्माण कैसे करेंगे आप?
तो एकदम सिंपल परिभाषा है बेटा। तो ध्यान ये देना है कि अशुद्धियां कौन सी है। अशुद्धियां आप पहचान जाओगे तो आसानी से पता होगा कि भर्जन यूज होगा कि निस्तापन यूज होगा कि कौन सा यूज होगा बेटा, कि वैद्युत अपघटन यूज होगा। ठीक है ना। तो एक एक करके हम देखते हैं। देखिए बेटा निर्माण दिया है, यहाँ पे निष्कर्षण दे सकता है, सांद्रण दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको केवल देखना ये प्राप्त क्या करना है, Hg प्राप्त करना है। ठीक है ना। तो ध्यान देना ये है कि HGS यहाँ पे लिखा क्या बेटा कि HGS में आप लिखिएगा कि HGS में सल्फाइड की, किसकी, सल्फाइड की अशुद्धियां, किसकी बेटा, सल्फाइड की अशुद्धियां हैं। इसलिए इसका निष्कर्षण भर्जन विधि द्वारा होगा। किसके द्वारा बेटा, भर्जन विधि द्वारा होगा। ठीक है ना। आप ये लिख जाइएगा और लिखने के बाद उसके बाद लिखिएगा भर्जन विधि क्या करता है बेटा, कह रहा है कि जो भी धातु है, जो भी सल्फाइड अयस्क है, जो भी सल्फाइड अयस्क है उसकी क्रिया किससे कराते हैं बेटा, ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है ना। भर्जन विधि दे कह रहा ना कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है, गर्म कर दो, गर्म किया जाता है, क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। तो धातु ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, यही तो बनाएगा, HGO बनाएगा। धातु ऑक्साइड बना दिया और जब धातु ऑक्साइड बना दिया उसके बाद क्या बनाएगा आपका, उसके बाद बनाएगा बेटा SO2 बनाएगा। धातु ऑक्साइड बना दिया ना, धातु ऑक्साइड बन गया, धातु ऑक्साइड क्लियर। और धातु ऑक्साइड बनने के बाद आपको अभी भी धातु ऑक्साइड है, तो धातु ऑक्साइड जब मिलेगा भर्जन विधि द्वारा तो हमको क्या करना, और ये किसमें था, Hg, इसमें किसमें था बेटा, Hg कम वाले में था ना, कम वाला डायरेक्ट बना देता है, डायरेक्ट बना दे, इसको गर्म कर दिया जाएगा। देखिए इसको बैलेंस कर लिया जाए। इसको बैलेंस करने के लिए देखिए बेटा कोड है 23-22, याद रखिएगा 23-22, ये बैलेंस हो गया। ठीक है ना बेटा, ये बैलेंस हो गया। देखिए ये जो भी आपका धातु ऑक्साइड था उसकी क्रिया हमने क्या है, ये सल्फाइड अयस्क था, उसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दिया तो धातु ऑक्साइड बन गया। धातु ऑक्साइड यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया। ठीक है ना, ये बन गया और SO2 गैस निकल गई। अब इसको हम गर्म करेंगे, किसको गर्म करेंगे, Hg जो भी प्राप्त रहेगा, 2 प्राप्त है तो 2 लगा दो, 2 इसको क्या कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है। जैसे हमने गर्म किया फिर बन गया आपका 2Hg प्लस ऑक्सीजन गैस निकल गई। कोई दिक्कत, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस निकल गई। या तो ऑक्सीजन नहीं, उसके बाद क्या था बेटा, अपचायक था ना, अपचायक। तो चलो अपचायक देख लिया जाए, अगर ऐसे नहीं कर रहा है तो ये भी देख लो, 2HgO प्लस C। अपचायक में क्या था, H2 था, C था, CO था, ये तो था ना बेटा। अब यहाँ पे हमने क्रिया करा दिया तो बना क्या, 2Hg प्लस CO2 गैस मिल गई। कोई दिक्कत, इसको आप नोट कर जाइएगा। क्लियर हो गया ना। केवल आपको लिखना क्या है कि HGS में सल्फाइड की अशुद्धियां पाई जाती हैं या है, इसलिए इसका निष्कर्षण भर्जन विधि द्वारा किया जाएगा। उसके बाद लिखिएगा, ये एग्जांपल लिख दीजिएगा, केवल ये एग्जांपल लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना बेटा, एग्जांपल ध्यान से लिखिएगा। ये 23 और 22 से कोड होता है और ये आपका एग्जांपल है। इसको क्रिया ऐसे करा दिया, यहाँ पे प्राप्त हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे प्राप्त होगा उसके बाद अपचायक यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे, अपचायक। जहां यूज होना होगा अपचायक यूज करेंगे। अपचायक 3 बताए थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड 3 बताए थे ना। तो तीनों में से एक के साथ इसी के साथ क्रिया कर देना, जो प्राप्त होगा हो जाएगा। ये आपका शुद्ध मिल गया, शुद्ध पारा मिल गया ना। क्या कह रहा है कि HGS से Hg का निर्माण, तो Hg मिल गया ना, मिल गया। किस विधि से मिला, भर्जन विधि से। इसको आप नोट कर जाइएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टडी में। अब जल्दी होगा, एक तो हो गया ना, एक तो समझाने में लग गया टाइम, अब देखिए सब जल्दी जल्दी होगा। Cu2S से Cu का निर्माण। अब इसमें क्या है, Cu2S में क्या बेटा, S है, सल्फाइड की अशुद्धियां है, तो जिसमें यानी इसमें लिखिएगा Cu2 में Cu2S में सल्फाइड की अशुद्धियां है, इसलिए इसका निष्कर्षण भर्जन विधि द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिख जाइएगा। उसके बाद एग्जांपल लिखिएगा, Cu2S भर्जन विधि क्या करता है कि ऑक्सीजन से क्रिया करा दो। ऑक्सीजन से क्रिया कराने के बाद क्या होता है बेटा, कि ऑक्सीजन से क्रिया कराने के बाद क्या बनाता है, ये बनाता है आपका, क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। तो धातु ऑक्साइड बन गया और प्लस में SO2 भी देता है। ठीक है ना, कोड हमने बताया था बेटा, कोड आपका है 23-22।
इसको आप कंपेयर कर लीजिए 23/22 ये कोड हो गया। और जो चीज यहाँ पे प्राप्त होता है इसको अपचायक के रूप में यूज कर लेते हैं। तो 2Cu2O प्लस अपचायक जो भी करना चाहते हो आप कर लो, C मान लो, तो यहाँ पे जाएगा 2 दूनी बेटा 2 दूनी 4, तो 4Cu बन गया प्लस इसका क्या हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। शुद्ध मिल गया बेटा आपको, शुद्ध कॉपर मिल गया ना, नोट कर जाइए। कोई दिक्कत? जब कोई दिक्कत नहीं ठीक है। देखो CO2 2O, तो O2 यहाँ पे बस C अकेले था, C अकेले साथ इसके साथ हो गया। ये बेटा 4 है, 4 Cu ठीक है ना। ये कैपिटल C है, स्मॉल u, कॉपर इसको करते हैं। क्लियर? चलिए जब क्लियर हो गया तो ध्यान दें। अब ये किसमें था? Cu किसमें था बेटा? Cu आपका कम वाले में था ना, किसमें था? कम क्रियाशील वाले में। तो ये हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा बेटा ZnS से Zn का निर्माण, ZnS से Zn का निर्माण। तो ZnS है, S इसका मतलब क्या बेटा? लिखिएगा कि ZnS में सल्फाइड की अशुद्धियां पाई जाती हैं, इसलिए इसका निष्कर्षण भर्जन विधि द्वारा किया जाएगा। और भर्जन विधि क्या कहता है कि ZnS की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दो तो ZnO बनाता है और साथ ही साथ क्या बनाता है? SO2 बनाता है। और कोड हमने दिया है बेटा आपको 23/22, ये 23/22 हो गया। और जो यहाँ पे प्राप्त होता है उसका अपचायक के साथ क्रिया करा देते हैं, ZnO बन जाएगा प्लस आप अपचायक के रूप में आप C डाल दीजिए। C डालने के बाद देखिए हो जाएगा आपका 2Zn और प्लस क्या हो जाएगा? CO2। आपका शुद्ध मिल गया। शुद्ध क्या मिला? शुद्ध Zn मिल गया। नोट कर जाइए, नोट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में बेटा। 2-2 नंबर का आता है ये बेटा, 2-2 नंबर का आता है, 2-2 नंबर का। ZnCO3 से Zn का निर्माण, चलो कर दिया जाए। अब याद रखिए कह रहे ZnCO3 ये क्या है? जिंक कार्बोनेट है। अब कह रहे इसमें कार्बोनेट की अशुद्धियां पाई गई, किसकी बेटा? कार्बोनेट की। और जहां पे हमने लिखा था जहां पे कार्बोनेट की अशुद्धियां पाई जाती हैं उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं बेटा? निस्तापन विधि द्वारा करते हैं। और निस्तापन विधि क्या करता है? कह रहा है कि कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है, यानी जिंक ऑक्साइड बना देगा। उसके बाद इसकी क्रिया अपचायक के साथ कराएंगे, शुद्ध धातु उनको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो पहचान किससे करते हैं? पहचान करते हैं जो अयस्क या जो अयस्क दिया है उसके लास्ट से पहचान करते हैं। यहाँ पे CO2, यहाँ पे CO3 दिया है तो CO3 मतलब क्या होता है? कार्बोनेट का अयस्क है। और जब कार्बोनेट का अयस्क होता है तो इसका मतलब क्या होगा? निस्तापन विधि यूज करेंगे। अब तो यहाँ पे हो जाएगा, लिखिएगा ZnCO3 गिव्स आउट, केवल क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा ही नहीं हमने, तो यहाँ बना देगा बेटा आपका ZnO बना देगा और CO2 बना देगा। फिर इसी Zn की क्रिया एक बार और करा देंगे। किससे कराएंगे बेटा? अपचायक। 3 अपचायक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन। तो इसमें यहाँ पे देखो O है तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करा दी हमने। जैसे ने CO के साथ करा दिया तो बन क्या से गया? Zn बन गया, CO2 मुक्त हो गया। तो आपको शुद्ध मिल गया, शुद्ध Zn मिल गया ना? तो मिल गया, इसको नोट करना है बस। एक लाइन लेकिन जो बताया उसको लिखना पड़ेगा। लिखना ये है कि ZnCO3 में कार्बोनेट की अशुद्धियां पाई जाती हैं या पाई गई हैं, इसलिए इसका निष्कर्षण निस्तापन विधि द्वारा किया जाएगा। अतः ये वाला एग्जांपल अब नहीं चाहिए। हो गया बेटा? जब हो गया है तो अब देखते हैं और आगे। एक मिनट बेटा देख लें थोड़ा से वीडियो क्वालिटी। हाँ ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट है आपका NaCl से सोडियम क्लोराइड से Na का निर्माण। अब किस तरह से इसका निर्माण होगा? इसका निर्माण किस तरह से होगा? अब देखिए NaCl, Na कौन से में आता? अधिक क्रियाशील में आता था या मध्यम या कम? तो बेटा Na किसमें आता है? आपका अधिक क्रियाशील वाले में आता है। तो अधिक क्रियाशील में आएगा तो हम किस विधि से यूज करेंगे इसका? वैद्युत अपघटन विधि द्वारा।
तो वैद्युत अपघटन विधि द्वारा देखिए क्या होता है कि इसके लिए हमेशा हमको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर तो बनाने में आप लोग तो माहिर हो, और हमें बना लिया जाए स्ट्रक्चर। ये आपका हो गया बेटा स्ट्रक्चर। अब जो चीज यहां रहेगा उसी का विलयन भरा रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें दो प्लेट लगा देंगे, एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, ठीक है ना। दो प्लेट लगा दिया और एक प्लेट पे बेटा आपका नेगेटिव चार्ज, एक प्लेट पे आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। एक पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है बेटा। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव वाला रहता है बेटा इसको एनोड प्लेट कहते हैं, ANODE एनोड, PLATE एनोड प्लेट। और जो नेगेटिव रहता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड प्लेट कहते हैं, कैथोड प्लेट, PLATE कैथोड। कोई दिक्कत बेटा? जब कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो इसमें विलयन भरा होता है, जो इसमें विलयन भरा होता है बेटा, वो भरा होता है किसका? वो विलयन रहता है NaCl का। ये स्ट्रक्चर आप बनाइएगा बेटा। ये स्ट्रक्चर हमने लेसन 1 में भी बनाया है, लेकिन वहां पे दूसरा था और यहाँ पे दूसरा है, रहेगा सब वही। लेकिन अगर से बोल दिए NaCl से Na का निर्माण करिए तो आप ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही बनाइएगा, बताइएगा, ठीक है ना। और इसमें कौन सा विलयन भरा होता है बेटा? इसमें भरा होता है NaCl का। क्या भरा होता है? विलयन भरा होता है। NaCl क्या बेटा? आपका नमक है, ठीक है ना। चलिए, ये अगर से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है तो देख लिया जाए, चलो देख लिया जाए। लिखना है आपको कैसे? ये NaCl से Na का निर्माण हेडिंग डाली को लिखिएगा। इस विधि में एक टैंक होता है जिसमें दो प्लेट लगा देते हैं, जिसमें दो प्लेट लगी होती है। जिस पर धन आवेश होता है उसका नाम एनोड तथा जिस पर ऋण आवेश होता है उसका नाम कैथोड लगा देते हैं, ठीक है ना। कैथोड रखते हैं और इस टैंक में NaCl का विलयन भरा होता है, ठीक है, भर दिया। जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो NaCl विखंडित होने लगता है। क्या होने लगता है? विखंडित होने लगता है। याद रखिएगा, जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो NaCl विखंडित होने लगता है, टूटने लगता है तथा एनोड प्लेट पर क्लोरीन गैस, कैथोड प्लेट पर सोडियम एकत्र हो जाता है, ठीक है ना। यहां तक लिख जाएगा, विखंडित होने लगता है। उसके बाद लिखिएगा कि एनोड प्लेट पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है तथा कैथोड प्लेट पर सोडियम एकत्र हो जाता है। वैद्युत धारा को बंद कर दिया जाता है, और कैथोड प्लेट से सोडियम को प्राप्त कर लिया जाता है। क्लियर बेटा? यहां तक आप लिख जाइएगा, ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। एक बार और स्ट्रक्चर समझा दे रहे हैं ताकि आपके हमेशा के लिए काम आ जाए। अब प्रैक्टिकल में भी ये पूछता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में पूछेगा कि जब हम वैद्युत गठन विधि द्वारा हम सोडियम को प्राप्त करते हैं तो एनोड प्लेट पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आप बताइएगा कि क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्लोरीन का संकेत Cl पर माइनस चार्ज, याद रखिएगा। क्लोरीन गैस मुक्त होती है। बोलेगा कि कैथोड प्लेट में क्या प्राप्त होता है? तो बताइएगा सोडियम प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो आप ये स्ट्रक्चर बनाइएगा, उसमें देख लीजिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। लिखिएगा, इस विधि में एक टैंक होता है जिसमें NaCl का विलयन भरा होता है और इसमें दो प्लेट लगा देते हैं। एक पर जिस पर धन आवेश होता है उसका नाम एनोड प्लेट, जिस पर ऋण आवेश होता है उसका नाम कैथोड प्लेट रख दिया जाता है। जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो NaCl विखंडित होने लगता है, टूटने लगता है तथा एनोड प्लेट पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड प्लेट पर सोडियम एकत्र होने लगता है। वैद्युत धारा को बंद कर दिया जाता है और कैथोड प्लेट से शुद्ध सोडियम को प्राप्त कर लिया जाता है। क्लियर बेटा? वैद्युत अपघटन विधि यही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये बेटा कंप्लीट होना है, चाहे 1 घंटे की वीडियो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मन लगाइएगा, पढ़िएगा, ठीक है ना। वीडियो चाहे जितनी, उससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि आपका कंप्लीट होना चाहिए।
क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ाने में मजा आती है, ठीक है ना। टाइम से पढ़ाने में मजा नहीं आती। टाइम तो चाहे जितना, टाइम तो अपने पास है, आप जैसा यूज करो उसे, ठीक है ना। लेकिन टॉपिक से पढ़ो, टॉपिक क्लियर होने चाहिए। अब यहां पे देखिए बेटा लिखा है अशुद्ध कॉपर से शुद्ध कॉपर प्राप्त करना। अब देखिए बेटा कह रहा है कि अशुद्ध कॉपर से शुद्ध कॉपर प्राप्त करना। इसका मतलब क्या है कि कोई अयस्क है, उसमें कॉपर है और उसी अयस्क से हमको कॉपर प्राप्त करना है, ठीक है ना। ये कह रहा है। अब कॉपर कहां पे आ रहा है? मध्यम में आ रहा है। किसमें आ रहा है? कॉपर आपका किसमें आ रहा है बेटा? किसमें आ रहा है? कॉपर आपका किसमें आ रहा है? कॉपर बेटा आपका आ रहा है कम क्रियाशील वाले तत्व में। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि अशुद्ध कॉपर से शुद्ध कॉपर प्राप्त करना। तो किस तरह से करोगे प्राप्त? ये किया जाएगा बेटा वैद्युत अपघटन विधि द्वारा। अब क्यों किया जाएगा? यहां पे देखिए, ये आपको प्रैक्टिकल में आता है बेटा, प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर यहां पे भी बना लेते हैं। ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया, बन गया बेटा। ये स्ट्रक्चर बन गया। इसमें प्लेट लगी, शुद्ध कॉपर की कैथोड प्लेट लगी होती है और अशुद्ध कॉपर की एनोड प्लेट लगी होती है। अशुद्ध कॉपर की एनोड। इस तरह से कह सकते हैं कि अशुद्ध कॉपर की जो प्लेट रहती है बेटा, वो रहती है आपका अयस्क वाली। ये अशुद्ध कॉपर की, ये अशुद्ध कॉपर है बेटा, ठीक है ना। और इसको जोड़ा किस तरह? इसे जोड़ा जाता है कुंजी की सहायता से, इसे जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। इस वाले पे माइनस चार्ज रहता है, इस वाले पे प्लस चार्ज, इस वाले पे माइनस चार्ज, और इसमें भी क्या भरा रहता है बेटा? विलेन भरा रहता है। ये जो पतली प्लेट है बेटा, ये पतली वाली जो प्लेट है, ये वाली, ये शुद्ध क्या रहती है? ये शुद्ध कॉपर की प्लेट रहती है, ठीक है ना। ये क्या रहती है? शुद्ध कॉपर की प्लेट रहती है। और यहां पे बेटा अशुद्धियां आ रही है, दिख रहा है? ये अशुद्धियां, अशुद्धियां, ये क्या है आपका? अशुद्धियां। और इसी को क्या कहते हैं? फंक कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक। इसे क्या कहते हैं? फंक। इसमें भी विलेन भरा रहता है। क्या भरा रहता है बेटा? विलेन। इसका विलेन भरा रहता है, बता रहे हैं। ये जो विलेन भरा है, ये कॉपर सल्फेट का है। किसका? कॉपर सल्फेट का विलेन है। कॉपर सल्फेट क्या है? विलेन। कॉपर सल्फेट का विलेन भरा रहता है, ठीक है ना। देखिए ये स्ट्रक्चर बन गया ना। चलिए आएगा 4 नंबर में, 2 नंबर से 4 नंबर के बीच में आता है। अशुद्ध कॉपर से शुद्ध कॉपर प्राप्त करना, या किस विधि से प्राप्त करोगे? तो वैद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये स्ट्रक्चर आप कंप्लीट बना लीजिएगा। उसके बाद लिखना है कि इस विधि में एक टैंक होता है जिसमें कॉपर सल्फेट का विलेन भरा रहता है तथा अशुद्ध कॉपर की एनोड प्लेट, अशुद्ध कॉपर की एनोड प्लेट तथा शुद्ध कॉपर की कैथोड प्लेट लगाकर कुंजी की सहायता से, किसकी सहायता बेटा? कुंजी की सहायता से जोड़ दिया जाता है। यहां तक हो गया। जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध कॉपर की प्लेट गलने लगती है तथा शुद्ध कॉपर की प्लेट पर जाके चपकने लगती है तथा शुद्ध कॉपर, यहां से देखिए, तथा शुद्ध कॉपर की प्लेट पर जाकर चपकने लगता है।
ठीक है ना, तथा अशुद्धियां एनोड प्लेट के नीचे एकत्र हो जाती हैं, जिसे हम फंक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फंक कहते हैं। क्लियर हो गया? वैद्युत धारा के प्रवाह को बंद कर दिया जाता है, उसके बाद शुद्ध कॉपर कैथोड प्लेट से प्राप्त कर लिया जाता है। एक बार दो बार रिपीट करिएगा बेटा, आपको याद हो जाएगा। ये पॉजिटिव वाला होता है एनोड प्लेट, और ये होता है कैथोड। ठीक बेटा, स्ट्रक्चर इसी तरह से होना चाहिए, और एक बार दो बार आवाज सुन के याद भी करना चाहिए। ठीक है ना, एक बार और बता दें, चलिए देखिए। इस विधि में एक टैंक होता है जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा रहता है। अशुद्ध कॉपर की एनोड प्लेट तथा शुद्ध कॉपर की कैथोड प्लेट लगाकर कुंजी की सहायता से बंद कर दिया जाता है। ठीक है ना, जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध कॉपर की प्लेट गलने लगती है तथा शुद्ध कॉपर की प्लेट पर जाकर चपकने लगती है, और अशुद्धियां एनोड प्लेट के नीचे एकत्र हो जाती है, जिसे हम फंक कहते हैं। वैद्युत धारा को बंद कर दिया जाता है या वैद्युत प्रवाह को बंद कर दिया जाता है तथा कैथोड प्लेट से शुद्ध कॉपर प्राप्त कर लिया जाता है। क्लियर बेटा? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चलिए बेटा ध्यान दें, आज की नेक्स्ट रीडिंग है यशद लेपन। यशद लेपन, देखिए बेटा, यशद लेपन, लेपन का मतलब क्या होता है? लीपना, यानी किसी पे कुछ चढ़ाना, उसे कहते हैं यशद लेपन। तो ध्यान देना ये है, देखिए जंग जो लग जाता है लोहे पे, ठीक है ना, उससे बचाने के लिए हमें लोहे को पॉलिश करनी पड़ती है, और उसी को यशद लेपन कहते हैं। लेकिन कैसे? कह रहे कि इस्पात तथा लोहे को जंग से बचाने के लिए, किससे बेटा? जंग से बचाने के लिए उस पर, किस पर? लोहे तथा इस्पात पर। कह रहे लोहे तथा या इस्पात तथा लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की पॉलिश चढ़ाना, इसकी जिंक की पॉलिश करना या जिंक की परत चढ़ाना, जिंक की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है बेटा? यशद लेपन कहलाता है। ठीक है ना, एक बार सुन लीजिए, फिर से याद हो जाएगा। कह रहा है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को यशद लेपन कहते हैं। क्लियर? अब यशद लेपन हो गया, उसके बाद मिलते हैं आपसे उभयधर्मी ऑक्साइड। नेक्स्ट हेडिंग बेटा आपकी उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी यानी उभय मतलब बेटा कॉमन, जो इसमें भी है जो उसमें भी, यानी चेयर, यानी सॉरी स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, ये सब क्या होता है? कॉमन में होता है ना, उसी तरह से उभयधर्मी। तो देखना उभयधर्मी होता क्या है कि वह धातु ऑक्साइड, एक बार में याद होगा बेटा, ध्यान देना। करेंगे वह धातु ऑक्साइड जिसमें अम्लीय तथा क्षारीय दोनों का गुण पाया जाता है। ध्यान दें, उभयधर्मी ऑक्साइड लिखेगा कि वह धातु ऑक्साइड जिसमें अम्लीय तथा क्षारीय दोनों का गुण पाया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं बेटा? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एग्जांपल में लिख जाइएगा आप लोग Al2O3 और ZnO। Al2O3 बेटा लिखा A स्मॉल l, एल्युमिनियम है। Al2O3 ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। और दूसरा बेटा आपका है जिंक ऑक्साइड। क्या है? जिंक ऑक्साइड। क्लियर? एक एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा क्या है? जिंक ऑक्साइड। हो गया उभयधर्मी ऑक्साइड। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में
नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बेटा थर्मिक अभिक्रिया। थर्मिक अभिक्रिया। थर्मिक अभिक्रिया देखिए बेटा, थर्मिक अभिक्रिया क्या होती है? ये बेटा आयरन ऑक्साइड का एक वो होता है, कंपाउंड होता है, और जब हम आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम के साथ करा देते हैं तो इससे अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, और जो कंपाउंड प्राप्त होता है उस कंपाउंड का उपयोग जो हम करते हैं बेटा, जो रेल की पटरी नहीं होती है जिसपे रेल ट्रेन चलती है, उसकी दरारियों को भरने में किया जाता है। और साथ ही साथ जो बड़े बड़े मशीन नहीं कारखाने होते हैं उसमें जो लगे हुए पुर्जे होते हैं घिस जाते हैं, तो उनको भरने में किया जाता है, यानी कल पुर्जों को भरने में सही करने में किया जाता है। और रेल पटरियों की जो दरारियां रहती हैं उनको भरने में किया जाता है। कभी कभी रेल पटरियों को जोड़ने का भी काम यही करता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं होता क्या है थर्मिक अभिक्रिया, इसकी परिभाषा कैसे बनती है। तो लिखना ये बेटा कि जब आयरन ऑक्साइड की क्रिया, जब आयरन ऑक्साइड कह रहे कि जब आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराई जाती है, जब आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे हम थर्मिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। लिखिएगा, जब आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराई जाती है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस क्रिया को हम थर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल में लिख जाइएगा, आयरन ऑक्साइड है तो आयरन डाल दिए, या फिर 2O3 ये आयरन ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम के साथ कर रहा है, करा दो एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राप्त होगा Al2O3 और प्लस Fe, क्या प्राप्त होगा? Fe, 2Fe हो जाएगा और प्लस क्या प्राप्त होगा? ऊष्मा। क्लियर? ये आप नोट कर जाइए बेटा, ये थर्मिक अभिक्रिया हो गई। अब थर्मिक अभिक्रिया के बाद देखते हैं कौन सी हेडिंग है। एग्जांपल आप नोट कर जाइएगा, जैसे प्लेपन का वेदर हो गया। अब वाल्विनीकरण देखिए क्या होता है, ये नोट कर जाइए बेटा। अब हेडिंग नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सही से लिखिए, Fe2O3 2Al gives out Al2O3 plus 2Fe plus ऊष्मा, ठीक है। और लिखिएगा इसका उपयोग, इसी में लिखिएगा थर्मिक अभिक्रिया जो पढ़ा है बेटा, इसी में लिखिएगा इसका उपयोग रेलवे लाइन की पटरियों की दरारियों को भरने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा, इसका उपयोग मशीनी कलपुर्जों को सही करने में किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है वाल्वनीकरण। ये बेटा 2018 में आया हुआ था वाल्वनीकरण, और किसी को पता भी नहीं था, छूट गया था, ठीक है ना। देखिए क्या होता है वाल्वनीकरण, कह रहे कि प्राकृतिक रबर, देखिए बेटा जो हम रबर प्राप्त करते हैं पेड़ से, वो होता कैसे है, वो जैसा हम यूज करते हैं वैसा नहीं होता है। वो वास्तव में जब हम प्राप्त करते हैं वो एकदम काट होता है, काट मतलब लकड़ी का गुटका की तरह होता है, लकड़ी का गुटका यानी लकड़ी का तख्ता की तरह होता है, ठीक है ना। और उसको मुलायम करने के लिए उसमें सल्फर के साथ हम क्या कराते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं सल्फर के साथ। जैसे कराते हैं तो उसकी जो गुणवत्ता रहती है वो अच्छी हो जाती है, जो ऐसा हम यूज करना चाहते हैं वैसा हो जाती है, और इसी क्रिया को हम वाल्वनीकरण कहते हैं। तो परिभाषा से देख लीजिए क्या होता है, कह रहे हैं कि प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ अभिक्रिया कराने पर, जब अभिक्रिया करें, देखिए बेटा आपको लिखना कैसे, प्राकृतिक रबर की क्रिया सल्फर के साथ जब कराई जाती है तो रबर की गुणवत्ता में सुधार होता है। इस अभिक्रिया को
वाल्मीनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को वाल्मीनीकरण कहते हैं। ठीक बेटा, यहां तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें एलिमेंट्स में, उसे भी देख लिया जाए कि करके। वाल्मीनीकरण क्लियर हो गया, आप उसको लिख जाइएगा, आवाज 2 बार 3 बार सुनिएगा और अच्छे से लिख जाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 में बेटा Ga गैलियम, इसे कहते हैं बेटा गैलियम 31, इसका संख्या ये क्या है आपका गैलियम। एक एलिमेंट है जिसका नाम है Ga, गैलियम 31 होता है। गैलियम के बाद सीजियम Cs 55 इसका परमाणु क्रमांक होता है, सीजियम इसका नाम है। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा गैलियम तथा सीजियम दो ऐसे तत्व होते हैं जिनको हथेली पे रखते ही पिघलना शुरू हो जाते हैं। क्या होते हैं? पिघल जाते हैं, पिघलना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ऐसे क्वेश्चन पूछना, मौखिक पूछ सकता है, वाइवा पूछ सकता है कि बेटा कौन ऐसे एलिमेंट है, कौन ऐसे तत्व है जो हाथ पे रखते पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो आप बताइएगा कि सर वो कौन से हैं? गैलियम और सीजियम। ठीक है ना, तो ध्यान ये देना, लिखना क्या है पॉइंट नंबर 1 में कि गैलियम तथा सीजियम दो ऐसे तत्व हैं जो हथेली पे रखते ही पिघलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, अब पॉइंट नंबर 2 में देखिए, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 में पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हां ठीक है। एक होता है आपका बेटा कैल्शियम Ca और एक होता है मैग्नीशियम। ठीक है ना, कैल्शियम ठंडे पानी में, कौन सा पानी बेटा? ठंडे पानी में, और मैग्नीशियम गर्म पानी में क्या करता है बेटा? तैरता। क्या होता है? तैरता। ठीक है ना, अब लिखिए पॉइंट नंबर 2 में कैल्शियम ठंडे पानी में तथा मैग्नीशियम गर्म पानी में तैरता है। तो बेटा आज ये क्लास 10 की केमिस्ट्री थी, लेसन 3 आज एकदम टोटली ये क्या होता है कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेसन 4 लेके। और बेटा अगर पढ़ाने में जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, नोट्स बनाते रहिएगा क्योंकि हमारे जो स्कूल वाले हैं उनकी नोट्स जल्दी से जल्दी चेक होगी। ठीक है ना, तो ये बड़ी वीडियो तो है लेकिन ये बेटा पूरा कंप्लीट हो गया है आपका। और एक एक करके आवाज सुनिएगा बढ़िया से, नोट्स बनाते रहिएगा। मिलेंगे बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।